तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज 9 का डिस्कशन करने जा रहे हैं और आई होप आप लोग के एग्जाम काफी अच्छा जा रहा होगा और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आ रहा है, बिल्कुल एनसीईआरटी की पैटर्न पे। ठीक है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन नंबर 46 है वो ऑर्गेनिक का है, जिसमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर। कुछ क्या हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है जिसका क्या हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर रेंज करना है, जिसमें देखो एक तो क्या हमारा ये प्रोपेनोइक एसिड दिया हुआ है, दूसरा ये क्या हमारा एसिटिक एसिड दिया हुआ है, तीसरा क्या हमारा आपको ब्यूटेनोइक एसिड दिया हुआ है, तो ये क्या हमारा चौथा फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है। तो अब देखो इन सभी में अगर हम लोग देखें तो फॉर्मिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो क्या हमारा एसिटिक एसिड से ज्यादा होगा, क्योंकि आप सभी को पता है क्या हमारा कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा उतनी कम होगा, यानी प्लस आई इफेक्ट जो होता है ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि हम अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू होगा क्या हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये मिथाइल लगाती है कुछ प्लस आई इफेक्ट लाएगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा। इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है अल्काइल ग्रुप में, जिसकी प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, और प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम होगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा मिनिमम होगा। अब देखो इस तरह का ऑर्डर आपको कौन सा दिया हुआ है, तो फर्स्ट ये बी ऑप्शन में क्या फॉर्मिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर क्या हमारा प्रोपेनोइक एसिड, ये क्या हमारा ब्यूटेनोइक एसिड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का जो ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया वो क्या हमारा बी ऑप्शन आया, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 47 की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये क्या हमारा एक आपका एसिड दिया हुआ है और इस पे ये क्या हमारा पूछ रहा है, जो इस पे डाला है क्या हमारा ये Br2 और क्या हमारा रेड फॉस्फोरस, Br2 रेड फॉस्फोरस, और नंबर 2 बोल रहा है H2O। तो ये रिएक्शन कौन सा हो गया, सीधा हमें पता चल रहा है कि हमारा ये रिएक्शन जो है इस रिएक्शन को बोलते हैं हम HBZ रिएक्शन। और HBZ रिएक्शन सिर्फ वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा जिसके अल्फा कार्बन पे क्या होगा कम से कम एक H लगा होगा, और जब ये रिएक्शन करेंगे तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और इसमें क्या लग जाएगा क्लोरीन चाहे ब्रोमीन। तो ये क्या हमारा HBZ रिएक्शन Cl2 Br2 रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करते हैं। नंबर 2 क्या हमारा H2O का डालते हैं, तो ये क्या अल्फा कार्बन की जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाए किसके क्लोरीन और ब्रोमीन के द्वारा। देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, पहला तो इससे गलत हो गया, एल्डिहाइड है, ये एसिड हैलाइड ये भी गलत हो गया, ये क्या हमारा अल्फा नहीं कि बल्कि क्या हमारा बीटा पोजीशन पे, तो ये भी गलत हो गया, और एसिड के बाद वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन पे क्या लग गया Br, तो यानी कि हमारा डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर क्या हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ही दिया हुआ है। अब ये क्या हमारा एसिटिक एसिड है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है, क्लोरोएसिटिक एसिड है, ये क्या फ्लोरोएसिटिक एसिड है और ब्रोमोएसिटिक एसिड है। तो ये क्या हमारा आपको पता है कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। माइनस आई की वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा उतनी ज्यादा होगा। तो इधर देखो ये क्या हमारा ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड में ये क्या हमारा फ्लोरीन की माइनस आई इफेक्ट इन सभी में सबसे ज्यादा है, और कितने माइनस आई इफेक्ट काम किया इसमें 3, तो यहाँ माइनस आई की वैल्यू क्या है मैक्सिमम है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के बाद फिर क्या हमारा क्लोरीन है और डी में क्या हमारा फ्लोरीन है, यानी ये ऑप्शन कौन सा हमारा बी था, तो बी तो सबसे पहले आ गया। अब ये देखो यहाँ पे क्लोरोएसिटिक एसिड ये फ्लोरोएसिटिक एसिड यानी क्या हमारा डी, यानी अब यहाँ पे 3 फ्लोरीन लगा हुआ था और माइनस आई की वैल्यू क्या हो गया सबसे ज्यादा हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसमें कितना 1 लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो फ्लोरोएसिटिक एसिड, अब फ्लोरीन के बाद किसका माइनस आई का वैल्यू हो जाएगा क्लोरीन, ये ऑप्शन क्या हमारा डी है। ठीक है, फिर क्या हमारा क्लोरोएसिटिक एसिड यानी क्या हमारा क्लोरीन की जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो फ्लोरीन से क्या होगा हमारा कम हो जाएगा। फिर क्या हमारा ब्रोमीन है, ब्रोमीन की माइनस आई का इफेक्ट क्या हमारा
क्लोरीन से कम हो जाएगा। और फिर क्या हमारा इसके बाद आ गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो माइनस आई इफेक्ट नहीं काम करेगा, बल्कि यहाँ का क्या काम करेगा, प्लस आई इफेक्ट। देखो ब्रोमीन वाला क्या गया हमारा, ई आया, और एसिटिक एसिड क्या गया, एसिटिक एसिड ए आया। तो ऑप्शन हम लोग का क्या बना, सबसे मोर एसिडिक क्या गया, बी। बी के बाद क्या आया, डी। डी के बाद क्या आ गया हमारा फ्लोरो, ये क्या हमारा सबसे पहले क्या गया, बी। बी के बाद क्या गया, डी। और क्लोरो एसिटिक एसिड क्या हमारा सी है, तो फिर क्या गया हमारा सी। सी के बाद फिर क्या गया हमारा ई, और ई के बाद क्या आया ए। ए क्या हमारा एसिटिक एसिड। देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा आपको दे रहा है, बी डी सी ई ए, यानी क्या हमारा बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर क्या हमारा करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर क्या हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ही क्वेश्चन है। इसमें कौन कौन ग्रुप लगा, फ्लोरीन लगा हुआ है, साइनाइड लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। तो यहाँ फिर क्या हमारा क्लोरीन लगा हुआ है। तो अगर माइनस आई इफेक्ट की ऑर्डर देखें तो माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर क्या होगा, उतनी ज्यादा हो जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग माइनस, तो NO2 के माइनस सबसे साइनाइड से क्या हो गया हमारा ज्यादा हो गया। फिर साइनाइड के बाद क्या हमारा, ये क्या हमारा फ्लोरीन आया। फ्लोरीन के बाद क्या आ गया, क्लोरीन आया। सभी क्या हमारा 2 नंबर कार्बन पे ही क्या हमारा माइनस आई ग्रुप लग रहा है। तो सभी की डिस्टेंस तो सेम है। अब डिस्टेंस सब है तो माइनस आई की वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा, उतनी ज्यादा। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपके सामने आ रहा है जिसमें क्या हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा NO2, NO2 के बाद क्या साइनाइड, साइनाइड के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्या हमारा क्लोरीन, क्लोरो एसिटिक एसिड। तो यानी ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है हमारा, ये सी बन रहा है। तो सी क्या हो गया हमारा सबसे सही आंसर इसका हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एस्प्रिन इज नोन एज, एस्प्रिन किसको बोलते हैं, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड का ही नाम क्या हमारा एस्प्रिन होता है। 2-एसिटॉक्सी क्या हमारा बेंजोइक एसिड को क्या बोलते हैं, एस्प्रिन। और इसी को बोलते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ये क्या हमारा, अगर इसके आईयूपैक नेम करें क्या हमारा 2-एसिटॉक्सी क्या हमारा बेंजोइक एसिड। 2-एसिटॉक्सी क्या हमारा बेंजोइक एसिड, और इसी को क्या बोलते हैं, और एसिटाइल क्या हमारा सैलिसाइलिक एसिड। ये क्या होता है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक होता है। और इसी को और क्या बोलते हैं, एस्प्रिन बोलते हैं। एस्प्रिन टैबलेट जो होता है क्या हमारा, ये पेन किलर का भी काम करता है और फीवर को भी कम करता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा, एस्प्रिन आल्सो नोन एज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। तो ये क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय केमेनोफोर। तो ये आप लोगों सभी को पता है, जब भी किसी अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करेंगे और उसके बेंजालिक पोजीशन पे क्या हमारा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पे क्या हमारा हाइड्रोजन है, और इसको हॉट केमेनोफोर के द्वारा ऑक्सीडेशन करेंगे, चाहे एसिडिक चाहे बेसिक मीडियम में हाई टेम्परेचर पे, तो ऑलवेज ये क्या हमारा बेंजोइक एसिड बनाता है। तो ऐसा ऑप्शन किसमें दे रहा है हमारा बेंजोइक एसिड। तो ये क्या हमारा बी, सी जो ऑप्शन इसमें क्या हमारा बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। ठीक है, अब ये देखो क्या हमारा क्या क्या दिया हुआ है, ये क्या हिल बिलियार्ड जिलियंस की रिएक्शन, अभी जो बात कर रहे थे HBZ रिएक्शन, HBZ रिएक्शन में ही क्या हमारा ये क्या आपका अगर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पर अगर हाइड्रोजन है उसको रेड फास्फोरस Br2Cl2 के साथ करते हैं तो अल्फा क्लोरोब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, यानी HBZ रिएक्शन जो होता है क्या हमारा ये Br2 रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा दे दिया, फर्स्ट दे दिया। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन का रिजल्ट क्या हो गया हमारा, ये सेकंड हो गया। ठीक है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, तो गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या हमारा ये COHCl एनाइड्रेस में क्या बन जाता है हमारा बेंजल डिहाइड बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा यानी इस तरह का ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ए के लिए आ गया क्या हमारा थर्ड आया, ए के लिए क्या हमारा थर्ड आया। इटार्ड आइडोफॉर्म रिएक्शन यानी बी के लिए क्या आ गया हमारा, बी के लिए फर्स्ट आया। उसके बाद क्या हमारा सी इटार्ड रिएक्शन, सी इटार्ड रिएक्शन के लिए क्या आ गया हमारा
सेकेंड आया, इटार डायरेक्शनल क्या गया सेकेंड, और गेटरमैन कोच यानी क्या हमारा डी, डी के लिए क्या आया 4 आया। तब ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, क्या हमारा ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में सेकेंड और डी में फोर्थ। तो यानी क्या हमारा ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये देखो क्या हमारा है, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्केनाइजेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है 53 नंबर। ठीक है, ये क्या हमारा बेंजीन दिया हुआ है, और बेंजीन को जब हम नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड के साथ करेंगे तो इसमें इंटरमीडिएट वाले नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोकैटायन बनेगा, जिसमें रिएजमेंट होगा, इससे क्या बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं क्यूमीन। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म कुछ इसका ऐसा होगा, ये नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड है, इस क्लोरीन पे क्या हमारा लोन प्रोटॉन है, और ये AlCl3 जो है ये क्या क्या इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या हमारा यानी ये बॉन्ड को तोड़ देगा, ये बन जाएगा क्या हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन में क्या हो जाए रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यानी ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है, 1 2 क्या हो गया इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, 1 2 क्या हो गया हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन किस में बदल जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या हो गया मोर स्टेबल। तो बोल रहा है कि स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म अबव रिएक्शन, इस रिएक्शन में स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा बना, तो ये क्या आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन क्या हमारा ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हमारा 6 है, तो हाइपरकन जो ज्यादा होगा कार्बोकैटायन क्या होगा मोर स्टेबल, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने बन रहा है हमारा अल्फा हाइड्रोजन जो है सिर्फ क्या हमारा 2, इसलिए लेस स्टेबल है, ये क्या हमारा मोर स्टेबल है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, फिर क्या हमारा ये दिया हुआ है आपका, ये भी ऑक्सीडेशन वाला ही, ये क्या आपका दिया हुआ है बेंजल डिहाइड दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या हमारा ये एनिसॉल के पैरापोर्शन बेंजल डिहाइड दिया, और इसको अल्कलाइन केमेनोफोर के द्वारा अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो बेंजल डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा बेंजोइक एसिड बनेगा, और इस पे नीचे जो मिथॉक्सी ग्रुप है पैरापोर्शन इस पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, यानी क्या हमारा ये सी हो जाएगा, इसी में क्या हमारा एसिड बन रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या बेंजीन ऑन नाइट्रेशन गिव नाइट्रोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 मिक्सचर। तो वेयर अब क्या है बोथ H2SO4 एंड H2O3 एक्ट एज ए बेस। तो इस रिएक्शन में क्या होता है HNO3 जो होता है ये किसका काम करता है बेस का, क्योंकि ये वीक एसिड है, H2SO4 क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये किसका काम किया यहाँ पे एसिड का। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर जब बेंजीन की नाइट्रेशन कराते हैं, ठीक है बेंजीन की नाइट्रेशन कराते हैं कंसंट्रेट HNO3 और क्या हमारा कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेस का काम करता है, यानी प्रोटॉन गेन करता है, और इससे इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। तो पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में H2SO4 किसका काम करता है, ये काम करता है एसिड का, और यहाँ पे HNO3 जो है किसका काम करता है बेस का। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है HNO3 एक्ट एज ए बेस एंड H2SO4 एक्ट एज ए एसिड, यानी क्या हो गया हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी क्या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी अरेंज करना है। ये 3 कंपाउंड दिया हुआ है, जरा आप इस 3 कंपाउंड में देखो, ये क्लोरोबेंजीन जो है क्लोरोबेंजीन प्लस R ग्रुप है, लेकिन क्या हमारा डीएक्टिवेटर है, इसलिए रिएक्टिविटी को कम करेगा। ठीक है, मिथाइल ग्रुप जो है क्या हमारा प्लस R ग्रुप इफेक्ट शो करेगा, किसके थ्रू हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, यानी एक्टिवेटर का काम कर रहा है, रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। और यहाँ पे लगा हुआ कीटोन, तो कीटोन की रिएक्टिविटी क्या होगा यहाँ पे, ये क्या हमारा माइनस R ग्रुप है, यानी ये किसका काम किया डी
एक्टिवेटर का, तो ये रिएक्टिविटी क्या करेगा, कम करेगा। यानी सबसे इसमें मोर रिएक्टिव जो होगा ये क्या हमारा आपका सेकेंड, ये क्या हमारा फर्स्ट दिया हुआ है, ये सेकेंड था, ये क्या हमारा थर्ड। इन तीनों में देखें तो सबसे मोर रिएक्टिव क्या हो गया हमारा, सेकेंड हो गया। अब ये भी डीएक्टिवेटर, ये भी लेकिन ये वीक डीएक्टिवेटर, ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, इसलिए क्या आ गया, सेकेंड के बाद फर्स्ट आया और थर्ड की रिएक्टिविटी क्या आ गया, सबसे कम आ गया। तो सबसे मोर रिएक्टिव सेकेंड, सेकेंड के बाद क्या आ गया, सबसे मोर रिएक्टिव सेकेंड, सेकेंड के बाद गया फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, तो ये क्या हमारा ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, मतलब कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो ये देखो, ये पहला जो कंपाउंड है ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बोकेटाइन, ये तो एरोमेटिक होगा ही नहीं। अब ये देखो क्या हमारा, इसमें अगर ये रूल लगे ये एरोमेटिक नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन तो हो गया। क्यों नहीं है, ये साइक्लिक है, कंजुगेट भी है, कंजुगेट सिस्टम में है, और क्या हमारा प्लेनर भी है, लेकिन हाइकल्स रूल नहीं लगेगा। एन ये क्या हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की रूल लगाएंगे, ये क्या हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हमारा कैंसिल, 4n इक्वल टू क्या हमारा 4 - 2 क्या हमारा 2, n इक्वल टू क्या हमारा 2 बाई क्या हमारा 4। तो ये क्या आ गया, फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया, इसीलिए क्या हमारा एरोमेटिक नहीं है, ये क्या हमारा एंटी एरोमेटिक। इसमें एरोमेटिसिटी का रूल लग रहा है, इसमें भी एरोमेटिसिटी का रूल लग रहा है, और ये भी एरोमेटिसिटी का रूल लग रहा है। यानी ये तीनों कंपाउंड क्या हमारा एरोमेटिक है, यानी साइक्लिक भी है, कंजुगेट भी है, प्लेनर भी है, और हाइकल्स लगाएंगे तो इसमें भी n की वैल्यू क्या आ जाएगा 1, इसमें भी n की वैल्यू 1, और इसमें भी n की वैल्यू क्या आ गया 1। तो इसमें क्या n की वैल्यू क्या हमारा फ्रैक्शनल आ गया, यानी n की वैल्यू क्या आ गया, इसमें आपका 2 बाई क्या आ गया 4 आ गया। ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसलिए क्या हमारा एंटी एरोमेटिक है, बल्कि ये क्या हमारा एरोमेटिक नहीं है। तो ये ऑप्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, अब देखो कह रहा है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ये क्या हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी क्या हमारा एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, और ए ऑप्शन जो दिया हुआ ये क्या हमारा एरोमेटिक है। तो पूरे ऑर्गेनिक में सबसे स्टेबल क्या होता है हमारा एरोमेटिक कार्बोकेटाइन होता है। तो साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन क्या हो गया, सबसे मोर स्टेबल हो गया, इसमें एरोमेटिसिटी का रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन 59। अब ये क्या हमारा बेंजीन है, जरा ये देखो बेंजीन है, बेंजीन पे सबसे पहले क्या किया गया, नंबर 1 में ये क्या हमारा Br2 और Fe या Fe Br3 भी डालते तो एक ही बात, ये क्या बना देगा बताओ, ब्रोमो बेंजीन बना दिया। क्या बना दिया हमारा, ब्रोमो बेंजीन। फिर 2 नंबर में बोल रहा है कि नहीं, इसमें मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन किए तो ये क्या बना देगा बताओ, ग्रेनार्ड एजेंट बना देगा। ये बना दिया फिनाइल मैग्नीशियम क्या हमारा ब्रोमाइड, ग्रेनार्ड एजेंट बना दिया। अब ये लास्ट में क्या बोल रहा है, इसको अल्कोहल के साथ रिएक्शन किए तो जब भी ग्रेनार्ड एजेंट को एसिडिक हाइड्रोजन या पोलर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो ये क्या बन गया हमारा, बेंजीन बना, बेंजीन में H लगा, और इधर क्या हमारा MgBr और OCH3, ये क्या हमारा साइड प्रोडक्ट, यानी क्या बन जाएगा हमारा बेंजीन। देखो ऐसा कौन सा हो रहा है, बी, देखो यहाँ पे H लगा है और MgOCH3 और क्या हमारा Br, यानी बी ऑप्शन क्या हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्लस आर इफेक्ट की वैल्यू जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी क्या होगा उतनी ज्यादा होगा। प्लस आर इफेक्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हमारा ARSC रिएक्शन, ARSC रिएक्शन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोले चाहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोले। अब ये देखो इसमें कौन कौन से, ये क्या हमारा प्लस आर इफेक्ट की बात करें तो प्लस आर पे ये क्या हमारा मिथॉक्सी का जो प्लस आर है ये क्या हमारा मिथाइल से क्या होगा ज्यादा होगा, और क्लोरीन भी प्लस आर है, ये भी प्लस आर है, लेकिन ये क्या हमारा डीएक्टिवेटर है, ये रिएक्टिविटी क्या कर देगा, कम कर देगा। ये डीएक्टिवेटर है लेकिन बट क्या हमारा प्लस आर है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव। अब साइनाइड जो है क्या हमारा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, साइनाइड क्या हमारा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, तो साइनाइड की रिएक्टिविटी क्या होगा सबसे कम हो जाएगा। तो इसमें सबसे मोर रिएक्टिव जो होगा क्या हमारा, जिसमें मिथॉक्सी ग्रुप लगा उसकी रिएक्टिविटी क्या है सबसे ज्यादा, यानी बी सबसे मोर रिएक्टिव होगा। बी के बाद क्या आ जाएगा हमारा
सी क्या हमारा मिथाइल भी क्या हमारा एक्टिवेटर है, किस इफेक्ट के थ्रू, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के थ्रू, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आ गया हमारा ए, और डी की रिएक्टिविटी क्या हो गया सबसे कम, तो देखो इस ऑप्शन का बी स्टार्टिंग में डी लास्ट में, बी क्या हमारा स्टार्टिंग में और डी लास्ट में, ये क्या हमारा बी सी ए डी, यानी क्या हमारा सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन। अब देखो गिवन टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 है कि NH2 ग्रुप इज द एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड पावरफुल एक्टिवेटर। बिल्कुल सही है कि एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर ग्रुप है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है और क्या हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट क्या हमारा 2 का एनिलीन डज नॉट गिव द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, ये भी स्टेटमेंट क्या हमारा सही है, यानी एनिलीन में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि ये AlCl3 जो है एक लुईस एसिड है और एनिलीन पे लोन पेक्टोन है, ये क्या हमारा एक बेस की तरह काम करता है, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और ये क्या हमारा जो सॉल्ट बनाएगा वो सॉल्ट में ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ग्रुप आ गया। देखो ये क्या हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के तो इसको इलेक्ट्रॉन दिया प्लस, ये माइनस क्या हमारा स्ट्रॉन्ग क्या हमारा डी एक्टिवेटर ग्रुप लग गया, और जब भी बेंजीन रिंग में स्ट्रॉन्ग डी एक्टिवेटर ग्रुप लगा होगा तो उसमें फ्रीडल का अल्केनेशन एसिलेशन रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए एनिलीन फ्रीडल का अल्केनेशन एसिलेशन रिएक्शन भी नहीं देगा। लेकिन NH2 क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या हमारा है, तो क्या हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर क्या हमारा करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट क्या हमारा सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये देखो क्या हमारा ये डाइजोनियम सॉल्ट वाला रिएक्शन है, ये क्या हमारा एनिलीन दिया हुआ है और एनिलीन पे अगर हम क्या डाल दें NaNO2 एंड डाइल्यूट क्या हमारा HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाइजोनेशन रिएक्शन है, इसमें बना देगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये क्या बना देगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या किया गया Cu2Cl2 के प्रेजेंस में हीट किए, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो गया सेंट मेयर रिएक्शन और ये बना दिया क्लोरोबेंजीन, क्या बना दिया हमारा क्लोरोबेंजीन। तो हमको पूछ रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन, यानी क्या हमारा ये ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। in the following reaction region why meta nitro product also formed is also, है ना, कह रहा है कि एनिलीन की यहाँ पे एनिलीन का रिएक्शन दिया है, आपको पता है कि एनिलीन की डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करते हैं, अगर एनिलीन की डायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे क्या हमारा कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट क्या हमारा H2SO4 के साथ, तो ये बनना चाहिए ऑर्थो और क्या बनना चाहिए था पैरा, लेकिन इस केस में पैरा के साथ मेटा बन जाता है ज्यादा, ये क्या हमारा एक तो बनना चाहिए था पैरा नाइट्रो क्या हमारा एनिलीन, तो ये तो 51% बनता है सही है, लेकिन इसके बाद बनना चाहिए था ऑर्थो, लेकिन बन क्या जाता है इसमें क्या हमारा मेटा, और मेटा लगभग कितना बन जाता है 47%, और ये ऑर्थो जो है ये क्या हमारा 2% के आसपास बनता है, ऑर्थो कितना परसेंट हमारा 2%। तो पूछ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है ना, क्यों ये बन रहा है, तो देखो इसका रीजन ये है कि NH ये एनिलीन जो है क्या हमारा एक बेस है और H2SO4 क्या हमारा एसिड है, ये एसिड बेस रिएक्शन कर देगा और ये सॉल्ट बना देगा, एनिलीनियम आयन का एक सॉल्ट बना देगा, एनिलीनियम आयन बना देगा, और एनिलीनियम में NH3 पॉजिटिव जो है क्या हमारा एक स्ट्रॉन्ग क्या हमारा डी एक्टिवेटर ग्रुप है, और स्ट्रॉन्ग डी एक्टिवेटर होने के चलते ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, इसलिए पैरा के साथ साथ क्या हमारा मेटा 47% बना देता है। तो अब इसका ऑप्शन बोल रहा है पहला कि ये ऐसा जो होता है कि हमारा मेटा जो बनता है क्या आता है NH2 ग्रुप हाईली मेटा डायरेक्टिंग, नहीं मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। NO2 सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एंड मेटा पोजिशन, ये भी क्या हमारा गलत है, इसमें एनिलीन में अभी NO2 का है। फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, ये सही है कि एनिलीनियम आयन फॉर्म करता है, जिसके चलते क्या होता है ये एनिलीनियम आयन में NH3 पॉजिटिव एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ग्रुप है, जिसके कारण मेटा प्रोडक्ट का हमारा ज्यादा बन जाता है। थैंक यू बच्चों। हेलो एवरीवन,
आज हम लोग यहाँ पर टेस्ट 9 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैटायन गिव्स ब्रिक रेड फ्लेम। तो ब्रिक रेड फ्लेम की अगर बात करें हम लोग, तो ब्रिक रेड फ्लेम जो होती है वो होती है आपके कैल्शियम की। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिक रेड फ्लेम का अगर पूछा जाए, एप्पल ग्रीन पूछा जाता तो हमारे पास में बेरियम ऑप्शन हो जाता। ग्रुप रिएजेंट फॉर एनालिटिक ग्रुप 4 इज, एनालिटिक ग्रुप 4 के लिए अगर बात करें हम लोग, तो ग्रुप 4 का जो रिएजेंट होता है वो होता है हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देन हम लोग उसमें पास करते हैं H2S गैस, है ना। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास में सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन H2S is passed through a mixture containing Cu2 plus Ni2 plus Zn2 plus in a acidic solution, देखो एसिडिक सॉल्यूशन बोला गया है, देन आयन विल प्रेसिपिटेट। तो याद करो हम लोग जो बोलते हैं ग्रुप 2 की रिएजेंट की बात करें अगर, तो ग्रुप 2 का जो रिएजेंट होता है वो होता है आपका डाइल्यूट HCl, और उसमें पास करते हैं हम लोग कौन सी गैस, H2S गैस। तो यहाँ पर बोला यही गया है कि एसिडिक मीडियम में अगर यही होता है अपने पास में ग्रुप 4, तो ग्रुप 4 जो होता है वो बेसिक होता है ना, अमोनियम क्लोराइड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी बेसिक मीडियम। तो यहाँ पर हमारे पास में जो प्रेसिपिटेट होता है ग्रुप 2 में, जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो होते हैं आपके लेड एंड कॉपर। तो यहाँ पर आपका कॉपर प्रेसिपिटेट होगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेड एसीटेट जो होता है वो H2S के साथ में यहाँ पर आपका देगा PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड सी। ऑन एडिंग एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड, तो ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे हमें। ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जो कॉपर 2+ आयन होता है वो जब हम लोग ऐड करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से जो NH3 होता है वो लिगेंड की तरह काम करता है और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है CuNH3 का होल फॉर 2+। ये होता है आपका डीप ब्लू सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेट नहीं होता है, ये होता है डीप ब्लू सॉल्यूशन, यानी हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। Which radicals are precipitated in ammonium carbonate in presence of alkali। तो ग्रुप 5 की बात कर रहे हैं, और ग्रुप 5 का जो होता है हमारे पास में होता है बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। नेस्लर रिएजेंट की बात करें, नेस्लर रिएजेंट में पूछा है एक्टिव स्पीशीज। तो एक्टिव स्पीशीज की अगर बात करें तो नेस्लर से रिएजेंट जो है वो है आपका K2HgI4, और K2HgI4 जो होता है उसमें HgI4 2- जो होती है दैट इज एक्टिव स्पीशीज। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 व्हेन ट्रीटेड विद K4FeCN6। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग Fe3+ की जब रिएक्शन होती है FeCN6 4- के साथ में, तो एक प्रशन ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो यहाँ जो इसका फॉर्मूला बनता है, तो हमें चार्ज को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे ये 4 को इधर लेके आना है, Fe4 FeCN6 और ये हो जाएगा आपका 3। तो ऐसा ऑप्शन है हमारा थर्ड ऑप्शन। इन द वेट टेस्ट for identification of various cations by precipitation, which transition element cation does not belong to group 4। तो ग्रुप 4 से कौन कौन बिलोंग करता है हमारे पास में, ग्रुप 4 से बिलोंग करता है हमारा Zn2+, कोबाल्ट 2+, मैग्नीज 2+ एंड निकल 2+। ये हमारे ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं। तो कौन बिलोंग नहीं करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा Fe3+, जो बिलोंग करता है ग्रुप 3 से। नेक्स्ट, to an aqueous solution containing ions such as Al3+, Zn2+, calcium 2+, Fe3+, Ni2+, Ba2+ and Cu2+, concentrate HCl is added followed by H2S। तो यहाँ पर बोला है कि उसने टोटल कितने कैटायन प्रेसिपिटेट होंगे। तो इनमें अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रुप 1 का होना चाहिए, और ग्रुप 1 की अगर बात करें तो यहाँ फॉलोड बाय H2S। तो ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 का जो हमारे पास में यहाँ पर दिख रहा है वो केवल और केवल एक ही है, दैट इज कॉपर 2+। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 74, यहाँ पर पहले तो इनकरेक्ट कर लेना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट है कॉपर 2+ आयन गिव्स चॉकलेट कलर्ड प्रेसिपिटेट विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये तो बिल्कुल सही है।
Cu2 plus and Na2 plus ion gives black precipitate with H2S in presence of HCl solution। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा। Na2 plus जो होता है ये आपका प्रेसिपिटेट देता है बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में ये नहीं दे पाएगा। फेरिक आयन गिव्स ब्लड रेड कलर विद पोटेशियम थायोसाइनाइड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कॉपर 2 प्लस सॉल्ट गिव्स रेड कलर्ड बोरेक्स बीट टेस्ट इन रेड्यूसिंग फ्लेम, बिल्कुल सही है। अगर रेड्यूसिंग फ्लेम होता है तो रेड कलर की जो होती है वो आपकी बोरेक्स बीट टेस्ट देता है ये। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl गिव्स पंजेंट स्मेलिंग गैस एंड येलो प्रेसिपिटेट। पंजेंट स्मेलिंग गैस दे रहा है, येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है। द सॉल्ट गिव्स ग्रीन फ्लेम। अगर यहाँ पर ग्रीन फ्लेम बोल दिया है तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर बेरियम का सॉल्ट हो सकता है अगर ग्रीन फ्लेम बोला गया तो। दूसरा उसने बोला है कि जब डाइल्यूट HCl डालोगे तो देखो H2O3 जो होता है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है SO2 गैस में, जो कि होती है आपकी पंजेंट स्मेलिंग गैस। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास में दिख रहा है BaH2O3, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये था हमारा इनऑर्गेनिक का डिस्कशन, सॉल्ट एनालिसिस। हाँ बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन करते हैं। आओ पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको मोलरिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है और मोलरिटी पूछा है। तो आपके पास मोल कितने हो गए 2.05। फिर अपन मास ऑफ सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें से मास ऑफ सोल्यूट माइनस कर देते हैं, तो वो आ जाएगा 2.05। और ये आएगा, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास आपका एसिटिक एसिड है तो आ जाएगा 60, और इसको ये ग्राम में आएगा तो ऊपर अपन ने क्या कर दिया 1000 कर दिया। इन सब को अपन बाद में फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया है 2.28। तो आपके पास इसका आंसर हो गया है सी। ये 76 क्वेश्चन नंबर था। 77 क्वेश्चन, इसमें आपके दो स्टेटमेंट है, एक को एसेशन लेवल है, दूसरे को रीजन। और बोला गया कि 10 डिग्री सेल्सियस पर एक सॉल्यूशन है, उसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, x ग्राम पर ml दे रखी है, और उसको थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज किया गया है, और फिर उसकी मोलरिटी क्या बोला है, अनचेंज्ड रहेगी। मोलरिटी क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। अब इसका मतलब हो गया, अब इस रीजन बोला गया है कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर एज मास रिमेन अनअफेक्टेड विद टेम्परेचर। इसका मतलब हम सब पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि मोलरिटी एक मास का फंक्शन है और मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब है रीजन स्टेटमेंट ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप आंसर क्या लगाओगे, आप आंसर 1 लगा दोगे। बोथ A and R true and R is correct explanation of A। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आप मिक्सिंग कर रहे हो हेप्टेन और ऑक्टेन की, और उसमें 373 केल्विन पर वेपर प्रेशर दे रखे हैं आपको दोनों के, 105 किलो पास्कल और 45 किलो पास्कल। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है जिसमें 25 ग्राम ऑफ हेप्टेन मिलाया है, 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन मिलाया है आपने। तो क्या आएगा आपके पास, ये क्वेश्चन आपके पास है। तो अपन क्या करते हैं, देखो बहुत सिंपल सा है। P बराबर क्या आ जाएगा, P0A 105 इंटू XA। अब XA के लिए आप क्या कहोगे कि भाई इसका मास कितना है 25, इसका मोलर मास दे रखा है 100 अपॉन टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन बनाना है तो 25 अपॉन 100 प्लस 35 अपॉन 114 प्लस 45 इंटू मोल फ्रैक्शन बना लो इसकी, तो ये आ जाएगा 35 अपॉन 114 अपॉन 25 डिवाइड बाई 100 प्लस 35 114। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर बनेगा लमसम 72 किलो पास्कल के आसपास। ठीक है बेटा,
चलते, तो इसका मतलब आंसर हो गया कौन सा, ए आंसर आ गया आपके पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा, आपको एक ग्राफ बनाया गया है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बिटवीन 3 लिक्विड एक्स वाई और जेड, जो आपको दिखा रखे हैं उनके हिसाब से। तो इसको एक ऐसे समझ लो कि आपके पास ऐसे एक ग्राफ है और आपके पास यहां पे क्या है, वेपर प्रेशर है, और यहां आपके पास टेम्परेचर है। आप टेम्परेचर क्या कर दो, सेम कर दो, तो अब तीनों का क्या आएगा, वेपर प्रेशर अलग अलग आएगा। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका आ रहा है, वेपर प्रेशर का ऑर्डर की बात करें, सेम टेम्परेचर पे एक्स का सबसे ज्यादा है, वाई का उससे कम है, जेड का उससे कम है। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स IMF सबसे कम होता है। तो x का IMF कम है, y का उससे ज्यादा है, z का उससे ज्यादा है। अब देखो, x हैज हायर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कंपेयर टू y, गलत बात है। x का क्या है, कम है आपके पास। x हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कंपेयर टू y, ये स्टेटमेंट सही है, बी स्टेटमेंट। z हैज लोअर इंटरमोलिकुलर, z का सबसे हाईएस्ट है, इसका मतलब सी स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही केवल क्या निकला, बी स्टेटमेंट निकला। तो आपका आंसर हो गया बी। तो 79 का जो आपके पास आंसर है वो हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिक्विड M एंड लिक्विड N फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M एंड N आर इतना इतना। देखिए, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, N का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो N का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ज्यादा होगा। तो इसका अपन कह सकते हैं 0.6, सॉरी इसका 0.4 और इसका 0.6, तो ये वैल्यू 1 से कम हो गई। इसका मैंने 0.5 ले लिया, तो ये 1 हो गया। तो ये रिलेशन बिल्कुल क्या दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। तो ये रिलेशन एकदम सही है। इसमें बात करें कि बराबर बता रखा है दोनों का, नहीं बराबर नहीं है। फिर इसको ज्यादा बता रखा है, ज्यादा भी नहीं है, ये कम है। और ये बात तो आपको पता ही है कि x प्लस n बराबर y प्लस m और y प्लस n होता है। इसके हिसाब से ये रिलेशन क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, 80 का ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। दो लिक्विड है ए और बी, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं इन द इंटायर कंपोजिशन रेंज। 350 पर इनके वेपर प्रेशर हमको दे रखे हैं। बाल को एक का ये दे रखा है, दूसरे का ये दे रखा है। कंपोजिशन पूछा है वेपर का, इन जो उसके लिक्विड के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और उसमें मोल फ्रैक्शन जो दे रखा है ए का, वो दे रखा है 40% मोल परसेंट। मोल का परसेंट और मोल फ्रैक्शन एक ही होता है। तो मैं कह सकता हूं कि x से कितना हो गया, 0.4 हो गया, और XB कितना हो गया, 0.6 हो गया। अब मेरे से वेपर फेज कंपोजिशन पूछा है, तो YA जो मेरे पास आएगा वो आएगा P नोट A, यानी 7000 इंटू 0.4 अपॉन, आपके पास आएगा 7000 इंटू 0.4 प्लस 12,000 इंटू 0.6। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी XA की, वो आ जाएगी लगभग आपके पास, इसको अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू आ रही है 7 चौक 28, और यहाँ आएंगे 2800 प्लस 72, तो आपके पास ये वैल्यू बन रही है 0.28 आपके पास है। YA यदि 0.28 आ गया है तो YB आपका 0.72 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया आपके पास।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट बनाया है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। फिर पूछा है इनके हेनरी लो कांस्टेंट। तो ये बेटा एनसीईआरटी के जो टेबल है उससे क्वेश्चन है और वहां पे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन है। लगभग ऑक्सीजन की होती है आपके पास 44 के आसपास, नाइट्रोजन का 88 के आसपास जहां तक मुझे याद है, और उसका उससे ऊपर हीलियम का सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर क्या जाएगा? बी चला जाएगा। आंसर क्या चला गया है? बी चला गया है। क्वेश्चन नंबर 83 का देखो बेटा। इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्वेंट से कम होता है। ये बिल्कुल सही बात है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मोर देन प्योर सॉल्वेंट, ये गलत बात है। ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाइड एट फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूट के नहीं होते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं। तो डी स्टेटमेंट सही है, ए स्टेटमेंट सही है, बी और सी स्टेटमेंट गलत है। तो आपका आंसर आएगा ए एंड डी, यानी कि बी आंसर आ गया आपके पास। आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम यूरिया और 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 100 ml में ये टेम्परेचर है, ये आर की वैल्यू है। आपसे क्या पूछा गया है? ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है। तो पाई इज इक्वल टू क्या आएगा? I1C1 प्लस I2C2 RT। ठीक है, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दोनों के लिए, वो ग्लूकोज भी और यूरिया भी, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो 1 हो गया। अब देखो 0.6 मोलर मास कितना होता है? 60। वॉल्यूम बनाया है 100 ml, तो ऊपर क्या कर दोगे? 1000। दूसरे में 1.8 ग्लूकोज का मोलर मास 180, वॉल्यूम वही 100 बनाया है, ऊपर 1000 कर दोगे, इनटू आर की वैल्यू आ जाएगी 0.08206 इंटू 300। देखो 2 0 से 2 0 क्या हो गए? कैंसिल। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये 1/10 आ गया। 2 0 और 1 0 ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी 1/10 आ गया, तो ये 0.2 आ गया। 0.2 इंटू इसको जब आपने सोल्व किया तो ये 600 आ गया। तो आपके पास जो आंसर आएगा 600 आ गया। तो 6 को देखो 36, फिर आपका 6 को 2 से किया तो कितना आ गया? 12, फिर 6 को 8 से किया तो 48 और एक 49, एक फिर 2 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 49, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपके पास आया है वे एक पॉइंट ये रहा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.92। देखो 1 2 3 4 5 और 1 डेसिमल वाला ये, तो कुल मिला के 6 डेसिमल पे। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 4.92 आपके पास ATM, सी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। .25 सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज आइसोटोनिक विद 1.5, यानी दोनों के C क्या कर दो? बराबर कर दो। तो बराबर कर देते हैं। 5.25 इसका मोलर मास M मान लो, और आपका वॉल्यूम कितना बनाया है? आपके पास 100 ml मान लो, M/V मान लो, तो ऊपर आपका 1000 आ जाएगा। सेम कहानी यहां कर देते हैं। 1.5 यूरिया का है तो 60,
वही 100 ml सॉल्यूशन बनाया, ऊपर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। इन दोनों से अपन को वैल्यू निकालनी है तो 1000 से 1000 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 100 ml से 100 ml क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये आपके पास एक 0 आ गया, ये आपके पास 4 तो 40 आ गया। तो m बराबर 5.25 इंटू 40। देखो 4 को 5 से करोगे तो 20, 4 को 2 से करोगे 8, 8 और 2 10, 4 को 5 से क्या तो 20, 20 और 1 21, एक 0 ये और 2 0 पे पॉइंट लगाना है। तो 210 ग्राम पर मोल इसका क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा अननोन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इतना इन इतना ग्राम ऑफ सोलवेंट, वो आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पूछा है कितना है सोलवेंट का, तो बहुत सिंपल है। देखिए 0.1 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर क्या आएगा आपके पास, 1 टू फैक्टर 1 आपके पास Kb और मोलरिटी 1.8 और इसका आपके पास 180। सोलवेंट का जो मास है वो 100 ग्राम में है, तो ऊपर क्या कर दिया 1000। ये आपके पास 2 0 कैंसिल, एक 0 यहां से कैंसिल, तो ये आपका 10 आ गया। 10 को इधर ले आए तो Kb की जो वैल्यू है वो 1 आ गई, तो 1 आपके पास आ गई, तो ये डी आंसर आपके पास हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास मैचिंग करनी है 1 टू फैक्टर I, ये रिलेटेड होता है नॉर्मल और अबनॉर्मल मोलर मास से। Kf है वो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। सॉल्यूशन विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपके पास सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं, वो आइसोटोनिक होते हैं। एजियोट्रोप जो होते हैं उनके कंपोजिशन वेपर फेज का और लिक्विड फेज का सेम होता है। तो आपके पास जो मैचिंग हुई है ए के साथ थर्ड मैच होना चाहिए, बी के साथ आपका मैच होना चाहिए फर्स्ट, सी के साथ मैच होना चाहिए कौन सा सेकंड, और डी के साथ फोर्थ। तो ऐसा आंसर है सी है आपके पास 87 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। K2HI4, इसको यदि आयोनाइज करोगे तो ऐसे होगा बेटा, ये 2K प्लस HI4 2 माइनस, तो आपके पास 1 टू फैक्टर आएगा 1 प्लस 3 3 माइनस 1 अल्फा, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.4, तो आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 0.4, तो ये आपके पास आ गया 0.8, तो ये आएगा 1.8 बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं, ये आपके पास स्टेटमेंट्स हैं। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी सेम फॉर 0.1 m NaCl एंड 0.1 m यूरिया। नहीं, दोनों के लिए एलिवेशन सेम नहीं होगा, कारण इसका 1 टू फैक्टर 2 है, इसका 1 टू फैक्टर 1 है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। एजियोट्रोपिक मिक्सचर बॉइल विदाउट चेंज देयर कंपोजिशन, बिल्कुल ठीक बात है, इनका वेपर फेज का और इनकी लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम रहता है। ऑस्मोसिस ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है जो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होती है। यह स्टेटमेंट गलत हो गया। और लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, इसको आप जब सोल्व करोगे तो ये ठीक आएगा, तो ये डी स्टेटमेंट ठीक है, तो आपका बी और डी स्टेटमेंट ठीक निकलेंगे, तो आंसर ठीक निकलेगा कौन सा, ए। आंसर कौन सा ठीक निकलेगा, ए स्टेट आंसर आपका ठीक हो जाएगा। देखो भाई, इसका 1 टू फैक्टर है 1 और मोलरिटी है 0.1, तो 0.1 इंटू 1 इसका आएगा 0.1।
इसका वन टॉप फैक्टर आपका आएगा कितना 5 मैग्नीशियम फॉस्फेट का, और इसके आपके पास मोलिटी दे रखी है कितनी, सॉरी इसका देखो वन टॉप फैक्टर 1 और मोलिटी 5, तो 1 इंटू 0.5, तो ये 0.5 हो जाएगा। इसका मोलिटी तो है 0.1 और वन टॉप फैक्टर है 5, तो 0.1 इंटू 5, तो ये भी 0.5 आएगा। इसकी है आपके पास वन टॉप फैक्टर 2, तो 0.25 इंटू 2, ये भी 0.5 आएगा। इसका वन टॉप फैक्टर है 4, तो 1.125 इंटू 4, तो ये भी 0.5 आएगा। सबका रिजल्टेंट मोलेटी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सबका रिजल्टेंट मोलेटी सेम आ रहा है। जब रिजल्टेंट मोलेटी सेम होगा तो सभी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, इसका मतलब पहला आंसर क्या रहेगा, ठीक रहेगा। थैंक यू बेटा।